नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक जो ध्वनि कंप्लीट हुआ था उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज वो देखेंगे। ये हमारे टॉपिक जो हैं रिट लेवल 2 साइंस जो है उसके हिसाब से चल रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अपारगमी या विद्युत चुंबकीय? तो ये जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य शब्द हैं ये आपको अच्छे से समझाए गए थे कि तरंग की दिशा के आधार पे दो प्रकार की तरंगें बनाई गई हैं। एक तो है अनुप्रस्थ और दूसरी है अनुदैर्घ्य। इसमें आपको उदाहरण बताया गया था, जल में जो तरंग चल रही है, जल तरंग, इस तरीके की लहरें जिसमें पानी के कण कंपन जो है ऊपर नीचे करते हैं और तरंग की दिशा रहती है ये, यानी कणों के कंपन की दिशा और तरंग की दिशा, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो वो कौन सी कहलाती हैं? अनुप्रस्थ। ध्वनि तरंगों में आपको बताया था कि वायु के कण जो है एक बार कंपन जो है आगे की तरफ, एक बार कंपन आगे की तरफ, एक बार पीछे, फिर आगे धक्का, फिर पीछे, इस तरीके से कंपन करते हुए तरंग आगे की तरफ जाती है। यानी आप देख रहे हैं कणों का कंपन इस दिशा में हो रहा है, तरंग की दिशा भी यही जा रही है, दोनों समानांतर हैं। ऐसी तरंगों को हम क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य। तो ध्वनि तरंगें इस हिसाब से कैसी थी? अनुदैर्घ्य। तो इसमें हमारा उत्तर होगा कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो है आपकी होती है अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ नहीं है। अनुप्रस्थ जो है वो जल वाली तरंगें होती हैं। उसके बाद आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? तो आपको कौन सा कथन छांटना है? सत्य कथन। तो इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ऐसा नहीं पढ़ा था हमने, ध्रुवण नहीं होता है इनका। ये निर्वात में चल सकती हैं, ये आपको अच्छे से बताया था कि ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंग है और यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम चाहिए, ठोस, द्रव और गैस। निर्वात में ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती। इसी कारण चंद्रमा की सतह पे हम बातचीत करते हैं तो सुनाई नहीं देगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए, निर्वात में नहीं चल सकती, ये कथन भी गलत है। 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये बात हमने पढ़ी थी। तो इसमें सत्य कथन कौन सा है? तीसरा वाला। उसके बाद अगला देखिए, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। ये अवश्रव्य पराश्रव्य से संबंधित कई क्वेश्चन आएंगे, तो उसको देख लीजिए आप। कोई भी तरंग जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है, वही तरंगें हमें सुनाई देती हैं और उन तरंगों को हम बोलते हैं श्रव्य तरंगें। श्रव्य को ही इंग्लिश में बोला जाता है सोनिक वेव्स। इन्हीं को एक नाम और दे देते हैं ऑडिबल वेव्स। ऑडिबल यानी सुन सकते हैं। ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति या बारंबारता 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है, उनको सुन सकते हैं, उन्हें श्रव्य, सोनिक या क्या बोलते हो? ऑडिबल। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति है, जिन्हें आवृत्ति नहीं ध्यान है वो ध्यान रखिए। तरंग जो है, ऐसे हमने चित्र बनाया तरंग का, और तरंग में देखोगे ये जो है कंपन, एक शीर्ष एक गर्त, क्या काउंट करते हैं? एक कंपन, फिर ये दूसरा कंपन, ऐसे कितने कंपन एक सेकंड में हो जाते हैं? आवृत्ति का मतलब होता है कंपन प्रति सेकंड। एक सेकंड में कितने कंपन हो गए उसे ही कहते हैं आवृत्ति। इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को या तो कंपन प्रति सेकंड में नापो, या इसका एक मात्रक और है, इसे बोलते हैं हर्ट्स। यानी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की तरंगें तो आपको सुनाई दे रही हैं। 20 हर्ट्ज से कम की तरंगें हैं सुनाई नहीं दे रही हैं, उनका स्पेशल नाम है, उनको बोलते हैं अविश्रव्य तरंगें। इन्हीं को इंग्लिश में बोला जाता है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक। भूकंप के समय जो तरंगें आती हैं वो कौन सी हैं? अवश्रव्य, हमें सुनाई नहीं देती हैं। इससे ऊपर यदि आवृत्ति है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है, तो उन्हें बोलते हैं पराश्रव्य। इन्हीं को अंग्रेजी में बोला जाता है अल्ट्रासोनिक। तो हिंदी के नाम तो हो गए अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। इंग्लिश के हो गए इंफ्रासोनिक, सोनिक और अल्ट्रासोनिक। ये आवाजें चमगादड़ निकालते हैं, ठीक है, ये आपको बताए थे। तो यहाँ ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या पूछा है? अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति, यानी अवश्रव्य की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होगी, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा इसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है,
पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति, अभी देखा था हमने, जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से क्या है ऊपर होनी चाहिए। अब आप इसको देखिए, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज के बीच है, ऐसा नहीं पड़ा। 1000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच है, तो 20,000 से तो कम आ गई। यहाँ लिखा है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है, यहाँ कंफ्यूज कर देंगे आपको। ये शब्द ध्यान रखिए, किलो शब्द कहीं पे भी आए, किलो का मतलब होता है 10 की घात 3, 10 की घात 3, और इसको आप बराबर करेंगे तो कितने के बराबर हो गया, 1000 के। उदाहरण देख लीजिए, जैसे लिखा गया 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, आप इस किलो को हटा दीजिए, इसकी जगह 1000 लगा दीजिए, यानी कितने ग्राम हो गए, 1000 ग्राम। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, किलो हटा दीजिए, कितने हो गए, 1000 मीटर। यहाँ क्वेश्चन क्या है, 20 किलो हर्ट्ज लिख रखा है। अब इस किलो को हटा दीजिए, 20 यहाँ 1000 लगा दीजिए, 3 जीरो लगा दिए, 20 हर्ट्ज। ये आपका आंसर बन चुका है यहाँ कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो तरंगे होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पराश्रव्य तरंगे। तो थोड़ा सा इसको घुमा के दे दिया है क्वेश्चन को, ताकि जल्दबाजी में यदि आप पढ़ें तो ये गलत हो सकता है। उसके बाद आगे देखें, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा, तो हमने पढ़ा था कि सुनी नहीं जा सकती हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है सुनी जा सकती हैं, गलत है। नहीं सुनी जा सकती हैं, ये सही है। आगे लिख रखा है कभी कभी सुनी जा सकती हैं, ऐसा नहीं होता है। आगे देखिए, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे याद करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले गाल्टन ने सीटी बजाकर पराश्रव्य तरंगे जो हैं उनको उत्पन्न किया था। उसके बाद देखिए, शिकार, परभक्षी और बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ और डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। देखिए, चमगादड़, डॉल्फिन वगैरह, चमगादड़ का क्वेश्चन भी आता है कि रात के अंधेरे में उड़ते हैं, झुंड में उड़ते हैं, एक तो एक दूसरे से नहीं टकराते हैं, दूसरा ये उड़ते हुए शिकार भी पकड़ते हैं, और बाधा या कोई अवरोध आ रहा है उससे भी नहीं टकरा रहे हैं। तो उसका कारण ये नहीं है कि इनको रात में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, उसको कारण ये है कि मान लो इनके रास्ते में कोई बाधा है या कोई कीट और उड़ रहा है जिसका इनको शिकार करना है, तो ये क्या करते हैं, पराश्रव्य तरंगे निकालते हैं। वो हमें सुनाई नहीं देंगी, पराश्रव्य तरंगे वही जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है आवृत्ति, जिनको इंग्लिश में हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये तरंगे निकालेंगे, ये सामने जो अवरोधक है उससे टकरा के वापस आएगी, इसको ये ग्रहण करेंगे। जब इसको ये वापस सुनेंगे टकरा के आएगी, तो उससे कितनी देर में टकरा के आई, समय से ही अंदाजा लगा लेंगे कि ये अवरोध या शिकार है वो कितनी दूर है, यानी स्थिति पता लगा ली उसकी। अब यहाँ जो घटना हुई है, पहली बात तो तरंग कौन सी काम में ली, पराश्रव्य, और पराश्रव्य तरंगों का वापस टकरा के आना, टकरा के आने की घटना क्या कहलाती है, परावर्तन। और यहाँ ये ध्वनि पहले सुनी इन्होंने एक बार तो, और दोबारा टकरा के आई उसको सुना है, कॉपी सुनी है उसकी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिध्वनि। यानी चमगादड़ ने क्या काम लिया, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर ये आ सकता है कि पराश्रव्य तरंगे काम ली है। ये कौन सी घटना काम ली है, पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन, टकरा के वापस आना जो होता है उससे पहचान जाते हैं कि कहाँ पे ये वस्तु की स्थिति या अवरोध की स्थिति है। या फिर हम क्या कहेंगे, प्रतिध्वनि, यानी कॉपी सुनते हैं वापस टकरा के आने वाली। अब इस उत्तर को देखिए, यहाँ क्वेश्चन देखिए, शिकार, परभक्षी और बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़, डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो ध्वनि का अपवर्तन, अपवर्तन नहीं, हमने अपवर्तन अच्छे से पढ़ा था कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना और पथ से विचलित होना क्या कहलाता है, अपवर्तन। विस्पंदों का बनना भी नहीं पड़ा, ध्वनि का प्रकीर्णन नहीं पड़ा, प्रतिध्वनि का निर्धारण, यानी जो टकरा के आ रही है उसका निर्धारण करते हैं कि कहाँ सी ये अवरोधक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें ये आएगा। अगली चीज और देखिए, कीड़े और हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है कौन सी तरंगों को। तो जो आपने शुरू में ही पढ़ी है ये वाली कि 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज, इससे ऊपर वाली जो थी जिनका नाम था अल्ट्रासोनिक, हिंदी नाम था पराश्रव्य, इनकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, यानी कोई ऐसी तरंगें हैं आवृत्ति बहुत ज़्यादा है। तो इन तरंगों की ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये कीड़ों को नष्ट कर देती है। तो इन तरंगों को कीड़ों को मारने में, विमान की जो आंतरिक जो जगह है उनको साफ करने में काम आती हैं। तो ध्यान रखना है, कीड़ों और हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने और विमान के आंतरिक भागों को साफ करने में कौन सी तरंगें काम आ रही हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगे। इंग्लिश नाम को ही हिंदी में लिख के दे दिया है, वो है ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का तारत्व जो है
इसमें आप देखिए ध्वनि के गुण पढ़ते समय हमने 2 गुण पढ़े थे शुरू में। एक तो होता है प्रबलता, एक होता है तारत्व। प्रबलता जो है इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लाउडनेस, और तारत्व को बोलते हैं पिच। प्रबलता गुण हमें ये बताता है कि आवाज़ जो है ऊंची है या मंद है। इसमें उदाहरण आपको बताए थे कि पुरुषों की आवाज़ और शेर की दहाड़ जो है वो ऊंची होती है। उसका कारण है उनकी प्रबलता, आवाज़ की प्रबलता, या बोल सकते हैं तीव्रता ज़्यादा है। ये प्रबलता जो है ये किस पे निर्भर करती है? आयाम पर। इनका मतलब कि पुरुषों की आवाज़ का आयाम ज़्यादा होता है। तरंग में आपको बताया था चित्र में कि ये ऊंचाई जो होती है इसे क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। इसी के विपरीत उदाहरण में था कि महिला, बच्चे, इनकी आवाज़ कैसी होती है? मंद होती है। तो उसका कारण है उनका आयाम कम होता है, तो प्रबलता क्या होती है? कम होती है। ध्वनि का एक दूसरा गुण था तारत्व, जो हमें ये बताएगा कि आवाज़ पतली है या मोटी है, यानी तीखी आवाज़। तीखी आवाज़ में उदाहरण महिला, बच्चे और मच्छर। इनकी आवाज़ का तारत्व ज़्यादा होता है, और इनकी आवाज़ का तारत्व क्या होता है? कम होता है। पुरुषों की और शेर की दहाड़, इसलिए इनकी आवाज़ कैसी सुनाई देती है? मोटी। अब यहाँ ध्यान रखना, तारत्व किस पे निर्भर करता है? तारत्व आवृत्ति पे निर्भर करता है। आवृत्ति क्या चीज़ थी? ये तरंग और ये कंपन की संख्या। यहाँ से यहाँ तक का एक कंपन, फिर 2 कंपन, ऐसे करके ऐसे कितने कंपन 1 सेकंड में हो जाते हैं? अभी पहले भी बताया आपको, कंपन की संख्या प्रति सेकंड क्या कहलाती है? आवृत्ति। ये आवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी उतना ही तारत्व ज़्यादा होगा। यानी महिला, बच्चे और मच्छर की आवाज़ जो है उनकी आवृत्ति, आवाज़ की आवृत्ति क्या होती है? ज़्यादा होती है, और आवृत्ति ज़्यादा होने से तारत्व ज़्यादा, इसलिए आवाज़ कैसी सुनाई देती है? पतली सुनाई देती है। तो ध्यान रखना है, ध्वनि का तारत्व किस पे निर्भर करता है? तो किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पे। प्रबलता पूछेंगे तो किस पे निर्भर करती है? आयाम पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? अभी आपको बताया था कि पराश्रव्य तरंगे जो हैं ऊर्जा बहुत ज़्यादा होने की वजह से हानिकारक कीड़ों को मारने के लिए, प्लस विमान के आंतरिक भागों की सफाई के लिए कौन सी तरंगें काम ली जाती हैं? पराश्रव्य, अंग्रेजी नाम अल्ट्रासोनिक। उसके बाद आगे देखिए, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, तो यहाँ की बारंबारता या यहाँ वाली जो तरंगे थी इतनी आवृत्ति वाली, वो हमें सुनाई दे रही थी। और सुनने वाली तरंगों को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड भी नहीं बोलते, इंफ्रासोनिक भी नहीं बोलते, हाइपरसोनिक भी नहीं बोलते। सुनने वाली तरंगे क्या कहलाती हैं? श्रव्य। इनका एक नाम और बताया था, क्या बोलते हैं? ऑडिबल ध्वनि भी बोलते हैं। उसके बाद आगे देखिए, तरंग का वेग v से दिखा रखा है, आवृत्ति n से, और तरंग दैर्घ्य जो है वो लैम्डा से दिखा रखी है। क्वेश्चन पूछा है इनमें संबंध बताइए, तो ध्यान रखना है तरंग का वेग जो है वो कैसे निकलता है? आप तरंग दैर्घ्य को किससे गुणा कर दीजिए? आवृत्ति से, ये सूत्र है। तो वेग को v से दिखा रखा है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा से, और आवृत्ति n से दिखा रखी है। तो इसमें ये वाला जो है आपका संबंध, ये क्वेश्चन, ये आंसर सही है। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिए जाते हैं कई बार। तरंग दैर्घ्य दे दी जाती है, आवृत्ति दे दी जाती है, फिर पूछा जाता है वेग। या फिर मान लो एक चीज दे दी गई, तरंग दैर्घ्य दी गई और आवृत्ति पूछते हैं, वेग देते नहीं है। तो वेग आपको याद रखना है, ध्वनि का वेग कितना है? 332 मीटर प्रति सेकंड। यदि प्रश्न में नहीं दिया गया तो ये वेग याद रखना है। 2 चीजें दी जाएंगी तो तीसरी अपन सॉल्व करके निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता। ये चीज समझाई गई थी आपको कि ये पृथ्वी और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की परत है, और ध्वनि तरंग कैसी हैं? यांत्रिक तरंग है। इनको चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। तो पृथ्वी की सतह पर यदि हम बातचीत कर रहे हैं, एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, सुनाई दे जाता है, क्योंकि बीच में क्या है? वायु है, यानी माध्यम है। बिना माध्यम के ध्वनि नहीं चलती है। तो यांत्रिक तरंगे हैं, और ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम चाहिए। चंद्रमा की सतह पे कोई वायुमंडल नहीं है, वहाँ यदि बातचीत करोगे या कोई विस्फोट हो रहा है तो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि माध्यम नहीं है, और ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम चाहिए। तो चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, तो यहाँ आंसर आएगा वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि, ये आपको बताया था कि चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ सकता है, अगर आए तो ये अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, ऐसा कुछ नहीं है।
उसकी आंखों का प्यूपिल बहुत बड़ा होता है, ऐसा भी नहीं है। वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा कर सकते हैं। हमने देखा था पराश्रव्य तरंगे या अल्ट्रासोनिक वेव्स पैदा करते हैं, और उनका नियंत्रण यानी जब वो टकरा कर आती हैं तो उससे अवरोधक और जो शिकार है उसकी स्थिति का निर्धारण करते हैं, उसकी वजह से वो अंधेरे में आसानी से उड़ सकते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा तीसरा। एक चीज इसमें और ध्यान रखना, चमगादड़ जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैट। आपने देखा होगा पेपर बनता है तो जो इंग्लिश वाला जो उसका पार्ट है उसी को ट्रांसलेट किया जाता है कई बार। तो इंग्लिश पार्ट को यदि गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करते हैं तो कई बार बैट को हिंदी में ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये बैट क्रिकेट वाला बैट नहीं है। तो मान लो क्वेश्चन में ऐसे आ जाए बैट अंधेरे में उड़ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना वो बैट वो वाला बैट नहीं है, क्या है, चमगादड़ है। उसके बाद आगे देखिए, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए उड़ता है। ये तो कथन है, कारण दे रखा है, ये बात तो सही है बिल्कुल। चमगादड़ में इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती हैं, इसको पकड़िए। इंफ्रासोनिक हमने 3 नाम पढ़े थे। 20 से 20 हर्ट्स वाली का नाम था सोनिक, 20,000 हर्ट्स से ऊपर वाली थी अल्ट्रासोनिक, और इधर वाली थी 20 हर्ट्स से कम वाली थी इंफ्रा। और चमगादड़ ये वाली निकालते हैं, अल्ट्रा निकालते हैं। अल्ट्रासोनिक निकालते हैं, इंफ्रासोनिक नहीं निकालते। तो ये कथन गलत हो गया। तो ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है। तो यहाँ देखिए ए सही है परंतु आर गलत है, इसका ये उत्तर आएगा। कथन वाले जब भी क्वेश्चन आए तो ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक ही दी हुई होती है उसमें। आगे देखें, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। ये ध्यान रखिए, हमने पढ़ा था कि ध्वनि का वेग जो है वो किन किन बातों पे निर्भर करता है या किन किन कारकों पे निर्भर करता है। सबसे पहला पढ़ा था हमने दाब, और उसके आगे क्रॉस लगाया था कि वायु के दाब पे निर्भर नहीं करता। वायु को दाब बढ़ा दिया जाए कम कर दिया जाए ध्वनि के वेग पे कोई असर नहीं पड़ता। तो यहाँ ध्यान रखेंगे दाब का कोई असर नहीं पड़ा है। दूसरा पढ़ा था तापमान, कि यदि आप तापमान बढ़ाओगे तो ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। इसमें आंकड़ा भी पढ़ा था कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाया जाता है तो ध्वनि का वेग 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। तीसरा पढ़ा था आर्द्रता, कि यदि वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ती है तो ध्वनि का वेग बढ़ता है। और इसका अप्लाइड क्वेश्चन भी आपको बताया था कि बरसात के दिनों में ध्वनि या आवाज दूर तक क्यों सुनाई देती है। उसका आंसर देना है कि आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगली चीज पढ़ी थी घनत्व और प्रत्यास्था। जितना घनत्व और प्रत्यास्था ज्यादा होगी, जो चीज ठोस है उनका घनत्व ज्यादा होता है, प्रत्यास्था ज्यादा होगी उतना ही ध्वनि का वेग ज्यादा होगा। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी कि ध्वनि का वेग किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो यहाँ देखा कि दाब पे निर्भर ही नहीं करता, दाब कम, वायु दाब कम कर दिया जाए ज्यादा कर दिया जाए ध्वनि का वेग स्थिर रहेगा। तो क्वेश्चन क्या बना के दिया है कि वायु में ध्वनि के चाल जो है वो 332 मीटर प्रति सेकंड है, दाब बढ़ाकर कितना कर दिया, 2 गुना, तो ध्वनि की चाल क्या होगी, वो ही रह जाएगी, कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद आगे देखिए, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। अब ध्वनि का वेग पढ़ते समय ये भी देखा था कि ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए, माध्यम। माध्यम थे ठोस, द्रव और गैस। और माध्यम बिल्कुल होता ही नहीं है, खाली जगह पड़ी है, उसे बोलते हैं निर्वात। तो ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है, ठोस में, उससे कम होता है द्रव में, उससे कम होता है गैस में। निर्वात में ध्वनि चलती नहीं है। निर्वात में वेग पूछें तो याद रखना है 0 मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्रम याद रखना है कि ठोस में सबसे ज्यादा होता है ध्वनि का वेग, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे स्टील किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, तो सबसे ज्यादा वेग इसमें आएगा। उससे कम देखेंगे तो जल में, क्योंकि द्रव अवस्था में, उससे कम वायु में, फिर किस में होगा, निर्वात में। यदि क्रम जमाने को कहें तो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ ध्यान रखेंगे सबसे तेज यात्रा जो है वो किस में करती है, स्टील में। एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं। मान लो 3 ऑप्शन, यहाँ तो आपने ऐसे पहचान लिया कि कौन सा ठोस है, कौन सा द्रव है, कौन सा गैस है, उस हिसाब से 3 ऑप्शन दे दिया आपको। एल्यूमिनियम दे रखा है, स्टील दे रखा है, एल्यूमिनियम, स्टील, और एक दे दिया ग्रेनाइट। ये सब ठोस दे रखे हैं आपको, ठीक है। इसमें यदि आपसे ध्वनि की चाल पूछी जाए
तो अभी अपन ने पीछे एक कारक पढ़ा था कि ध्वनि का वेग जो है किस पे निर्भर करता है, प्रत्यास्थता पे, जिसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो जितने भी ठोस चीजें हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी किसकी होती है, स्टील की। जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी उतना ही ध्वनि का वेग ज्यादा होगा। तो सभी यदि आपको ऑप्शन ठोस लिख रखे हैं तो उनमें से यदि चुनना हो तो वहां स्टील जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि स्टील की इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा है, तो वहां ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद आगे देखिए, बादलों की बिजली बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जना सुनाई देती है। यानी चमक पहले दिख रही है, गर्जना बाद में सुनाई दे रही है। ऐसा क्यों होता है, पहले इसको समझिए आप। ध्वनि की चाल जो है या ध्वनि का वेग आपने अभी पढ़ा, ये आंकड़ा याद किया हमने, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का वेग, जब अब प्रकाश का चैप्टर पढ़ेंगे, प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इन दोनों आंकड़ों को देखिए आप, ये 332 है और ये कितना है, 3 × 10⁸। इसका मतलब 3 के आगे कितने जीरो, कितनी डिजिट लग रही हैं, 8 लग रही हैं। इन दोनों आंकड़ों को देखोगे तो वेग कौन सा ज्यादा है, प्रकाश का, और बहुत ही ज्यादा है। अब जब बादल गरज रहे हैं तो उसकी जो बिजली चमक रही है, चमकने यानी प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर पहले आ जाता है। ये पृथ्वी, वायुमंडल, बादल गरजते समय चमक पहले दिखाई दे रही है क्योंकि प्रकाश है, प्रकाश का वेग ज्यादा है। आवाज बाद में आएगी, ध्वनि बाद में आएगी, क्योंकि ध्वनि का वेग क्या है, कम है। ऐसा अप्लाइड क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि जब हम टीवी ऑन करते हैं तो स्क्रीन पे चमक पहले दिखती है और आवाज बाद में सुनाई देती है। तो इसमें आपको यही बताना है कि प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए लाइट हमारे पास पहले आ जाती है, आवाज बाद में आती है। तो यहाँ ध्यान रखें इस क्वेश्चन का आंसर, बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं, ये नहीं है। गर्जन बाद में उत्पन्न होता है, ऐसा भी नहीं है। गर्जन और जो बिजली चमक रही है दोनों साथ में ही होते हैं। प्रकाश निवृत्ति में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं, ऐसा भी नहीं है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत ज्यादा होती है, इसलिए प्रकाश जल्दी आ गया हमारे पास। उसके बाद आगे देखिए, वायु में ध्वनि का वेग लगभग, हमने याद किया था 332 मीटर प्रति सेकंड, लगभग में पूछ रहे हैं तो इनमें से कौन सा आंकड़ा आएगा, 330 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, तो ये भी देखा था, ठोस में सबसे तेज चलती है। उसके बाद ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में, हमने पढ़ा था ये माध्यम जो अलग अलग है उनमें वेग भी क्या है, अलग अलग है। अब ये कुछ कथन दे रखे हैं, भिन्न भिन्न माध्यम में समान होता है, ऐसा नहीं है। अलग अलग माध्यम में भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे ज्यादा होता है, ये बात सही है। और कथन भी देख लीजिए, भिन्न होता है लेकिन द्रव में सबसे कम होता है, ऐसा नहीं था, सबसे कम गैस में, उससे भी कम पूछा जाए तो निर्वात में 0 है। भिन्न भिन्न होता है लेकिन गैस में सबसे अधिक होता है, ये भी नहीं है। तो इसका उत्तर ये सही आएगा कि अलग अलग माध्यम में अलग अलग तो होता है और ठोस में सबसे ज्यादा होता है वेग। उसके बाद देखिए, लगभग, रहने दीजिए, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें पूछ रहे हैं कि ध्वनि की गति सबसे ज्यादा किस में होगी। तो पानी तो द्रव में हो गया, हवा कौन सा माध्यम हो गई, गैसीय माध्यम हो गई, इनमें दोनों में कमी है। अब ये भी ठोस है और ये भी क्या है, ठोस है, लोहा और ग्रेनाइट दोनों ठोस हैं। यहाँ यदि पूछा जाए तो ध्यान रखना है, आपको बताया था कि ध्वनि का वेग घनत्व और किस पे निर्भर करता है, प्रत्यास्था पे। और प्रत्यास्था का मतलब है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ग्रेनाइट की अपेक्षा किसकी ज्यादा होती है, लोहे की। तो लोहे में सबसे ज्यादा वेग होगा, ये ध्यान रखना है। ध्वनि का प्रत्यास्था वो गुण होता है, कोई भी वस्तु है जिसपे बाहरी बल लगाया जाए, प्रत्यास्था इलास्टिसिटी को बोलते हैं। आप ऐसे ध्यान रखिए, रबड़ पे, रबड़ को हम खींच रहे हैं, बाहरी बल लगा रहे हैं, जैसे उस बाहरी बल को आप छोड़ रहे हो रबड़ अपने उसी रूप में आ रहा है। जो वस्तु पूरी तरीके से अपने रूप में है उतनी इलास्टिसिटी उसकी क्या है, ज्यादा है, मतलब उसके आकार में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। अगर आपसे पूछा जाए एक तो रबड़ है और एक है स्टील, इसमें प्रत्यास्था किसकी ज्यादा है, तो आप दोनों को खींचोगे तो इनके इसके आकार में परिवर्तन तो होगा। अब इसके आकार का परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता तो हमें लगता है इलास्टिक ज्यादा ये है, लेकिन आपको ढंग से ध्यान रखना है कि ये है ना स्टील, इसकी प्रत्यास्था सबसे ज्यादा होती है। इसको खींचा जाता है तो
इसके आकार में थोड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन पुनः अपने आकार में ये आ जाता है। इसके आकार में विकृति इतनी ज्यादा नहीं आती। रबड़ को बार बार खींचते हैं तो आकार में विकृति आ जाती है, तो इसमें इलास्टिसिटी का गुण इसकी अपेक्षा कम है। सबसे ज्यादा किसमें होता है? स्टील में। ग्रेनाइट की हालत देखो, ग्रेनाइट में यदि आप बाहर से बल दोगे तो ग्रेनाइट टूट जाता है, तो इसमें इलास्टिसिटी का गुण इसकी अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ देखोगे, अगर पूछा जाए किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम है, तो इन दो को तो वैसे ही हटा दिया, क्योंकि ये गैसीय माध्यम था, ये द्रव माध्यम। इन दो में कंफ्यूज हुआ तो आप किससे देखेंगे? प्रत्यास्थता से। उसके बाद अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऐसे क्वेश्चन आते ही आप इस पे सर्किल करिए कि कौन सा ढूंढना है। नहीं यानी गलत कथन ढूंढना है। एग्जाम में स्पीड से पढ़ते हो, ये भूल जाते हो कि सही कथन ढूंढना था या गलत। तो कथन, ऐसा प्रश्न पढ़ते ही सर्किल करना है। तापमान के बढ़ने से, तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, तो ये चीज हमने पढ़ी थी, ये कथन सही है। और आंकड़ा भी पढ़ा था कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाओगे तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड क्या बढ़ेगा? वेग बढ़ेगा। वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये बात भी पढ़ी थी। ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर ध्वनि का वेग कम होता है, ये कथन गलत है। हमने पढ़ा था कि आर्द्रता यदि बढ़ती है तो ध्वनि का वेग क्या हो जाता है? ज्यादा होता है। अप्लाइड क्वेश्चन भी पढ़ा था कि बरसात के दिनों में आवाज दूर तक क्यों सुनाई देती है? क्योंकि आर्द्रता बढ़ने से वेग बढ़ा है। तो ये कथन गलत है, और हमें छांटना कौन सा है? सही नहीं यानी गलत कथन ही छांटना है। तो इसका उत्तर ये रहेगा। अगला देखिए, इसमें वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग तापमान बढ़ने से घटता है। ऐसे याद रखो, आपने ये पढ़ा था कि तापमान को यदि आप बढ़ाओगे तो ध्वनि का वेग भी क्या होगा? बढ़ेगा। और आंकड़ा भी था 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे 0.61 मीटर प्रति सेकंड, यानी इसको बढ़ाया जाएगा तो ये भी बढ़ेगा, इसको कम किया जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखो, तापमान के बढ़ने से घटता है, ऐसा नहीं है। तापमान के घटने से बढ़ता है, ये भी नहीं है। विपरीत संबंध दिखा रहे हैं इसमें। तापमान पर आश्रित ही नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हमने दाब के बारे में पढ़ा था कि दाब पर ध्वनि का वेग आश्रित नहीं है। यहाँ देखिए, तापमान के घटने से घटता है, के घटने से घटता है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये कथन जो है थोड़े घुमा के दिए हुए हैं। हमने पढ़ा ये था कि तापमान के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है, थोड़ा विपरीत कथन दे दिया। सही है, तापमान के घटने से ध्वनि का वेग क्या होता है? घटता है। उसके बाद आगे देखिए, रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। रेलगाड़ी, इंजन और सीटी वाला प्रश्न आते ही दिमाग में रहता है डॉपलर प्रभाव होगा, लेकिन ये प्रश्न उससे संबंधित नहीं है। क्या लिखा है? इंजन से निकली भाप पहले दिखाई दे रही है और सीटी बाद में सुनाई दे रही है। दिखना और सुनना यदि अंतर आ रहा है तो वो याद रखो। प्रकाश का वेग अभी पढ़ा था, कितना था? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और ध्वनि का वेग जो था वो था 332 मीटर प्रति सेकंड। यानी प्रकाश का वेग ध्वनि से बहुत ज्यादा है, तो जो दिखने वाली चीज है वो पहले और सुनने वाली चीज बाद में। तो यहाँ देखिए, ये तो कथन हो गया। अब इसका जो कारण, ये व्याख्या दे रखी है, प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है, तो ये बात भी सही है। तो ये और इसकी व्याख्या सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, इसमें पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। अब ये चाल बताने के लिए आपको बताया था मैक संख्या, जो वायुयान होते हैं, विमान वगैरह, उनकी स्पीड किस में नापी जाती है? मैक संख्या में। और मैक संख्या कैसे निकाली जाती है? ये एक अनुपात है, वस्तु का वेग बटा ध्वनि का वेग, वस्तु का वेग बटा ध्वनि का वेग। अब एक चीज ध्यान रखिए, वस्तु का वेग आपने नापा मान लीजिए मीटर प्रति सेकंड में, ध्वनि का वेग मीटर प्रति सेकंड में। ये मीटर प्रति सेकंड कट गए। मैक संख्या का कोई मात्रक नहीं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मैक संख्या जिसमें विमानों की स्पीड नापी जाती है उसका मात्रक क्या है? तो उसका कोई मात्रक नहीं है, वो संख्या होती है 1 2 3, मतलब 1 मैक से उड़ रहे हैं, 2 मैक से या 3 मैक से। अब इसमें ध्यान रखिए, यदि ये संख्या, इनको हम मान लेते हैं ए और बी, यदि मैक संख्या कितनी है? 1, तो इसका मतलब बी बराबर ए, यानी ध्वनि का वेग जो है वो किसके बराबर हो गया? वस्तु के वेग के बराबर।
यानी कोई विमान यदि 1 मैक से उड़ रहा है यानी उसकी स्पीड जो है वो किसके बराबर है, ध्वनि के वेग के बराबर। तो ऐसे विमान को जिनकी स्पीड 1 मैक होती है उनको हम सोनिक प्लेन्स बोलते हैं। सोनिक प्लेन्स जो ध्वनि के बराबर स्पीड से उड़ते हैं, यानी 332 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उड़ रहे हैं, तो वो कहलाएंगे सोनिक प्लेन्स। एक होते हैं सुपरसोनिक। सुपरसोनिक में मैक संख्या 1 से ज़्यादा होती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो इसमें ध्यान रखिए, अगर यहाँ मैक संख्या 2 हो गई, 1 से ज़्यादा है, तो ध्वनि का वेग जो है उसका कितना गुणा हो गया, 2 गुणा। यानी आपको पता चला कि जो सुपरसोनिक है, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, पराध्वनिक विमान, उनका वेग ध्वनि के वेग से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो मैक संख्या के आधार पे प्लेन्स को रखा जाता है, सोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। अगर मैक संख्या 1 है तो सोनिक नाम रहेगा, मैक संख्या 1 से ज़्यादा है तो नाम रहेगा सुपरसोनिक, और मैक संख्या 5 से ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा स्पीड है तो उसे बोलते हैं हाइपरसोनिक। यहाँ आपको मैंने उदाहरण भी बताए थे, सोनिक प्लेन्स होते हैं, सुपरसोनिक में ब्रह्मोस मिसाइल देखी थी, हाइपरसोनिक में हमने शौर्य मिसाइल देखी थी जिसकी स्पीड जो है वो 5 मैक से भी ज़्यादा थी। अब ये कह रहे हैं पराध्वनिक विमान उड़ते हैं, अगर यहाँ ध्वनिक विमान लिखा होता तो ध्वनिक विमान तो ध्वनि की चाल से उड़ते हैं, लेकिन ये पराध्वनिक हैं तो ये ध्वनि की चाल से भी अधिक चाल से उड़ते हैं। उसके बाद आगे देखिए, तो यहाँ इनके क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मैक संख्या क्या है, अनुपात है वस्तु का वेग ध्वनि का वेग, और मैक संख्या का यदि मात्रक पूछे तो कोई मात्रक नहीं है, केवल एक संख्या है। उसके बाद में वापस आ गया क्वेश्चन, वस्तु के वेग और उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में वस्तु का वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को आप क्या कहेंगे, अभी पढ़ा, मैक संख्या। उसके बाद आगे देखिए, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। ध्वनि का वेग जलयान का, वायुयान का, तो वायुयान के जो वेग हैं वो किस में निकाले जाते हैं, मैक संख्या में। आगे देखिए इसमें, ठीक है, तो ये हमारे ध्वनि से संबंधित कुछ क्वेश्चन हुए हैं, अभी और भी बहुत से क्वेश्चन बाकी हैं इसमें। अगली एक क्लास में आपको ध्वनि से संबंधित और क्वेश्चन करवाए जाएंगे, और सारा जो सिलेबस है ये रिट लेवल 2 के हिसाब से चलेगा। प्लेलिस्ट बनाई जा रही है तो उसमें आप डेली टॉपिक्स देखते रहिए और उसके पीछे जो MCQs हमें करवाए जा रहे हैं उन्हें सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।